哎呀呀！ वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम स्वीट कॉम्बैट का 15th पार्ट देखेंगे। पहले के 14 पार्ट देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे, तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि फेंग्यू, मिंगटैन और उनके फ्रेंड्स ने थीम पार्क में किस तरह से एंजॉय किया। इस पार्ट की शुरुआत में मिंगटैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फेंग्यू बहुत दिनों बाद कॉलेज आई होती है। उसको देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली ये आ गई है। मिंगटैन की तो पूछे मत, उसका तो जोश इतना बढ़ जाता है कि क्या कहें। ज़ाओमी उसको प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहती है और अब वे सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। और फिर कई दिन बाद अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर फेंग्यू को बहुत ही अच्छा फील होता है और मिंगटैन का सारा ध्यान फेंग्यू पर चलता रहता है। ज़ाओमी उसको डांटती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, वो कहीं भाग थोड़ा रही है, तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और तब मिया आती है और कहती है कि प्रिंसिपल सर ने हम तीनों को बुलाया है। अगले सीन में ये तीनों प्रिंसिपल सर के सामने जाते हैं। प्रिंसिपल उनके सामने ढेर सारे स्नैक्स रख देते हैं और कहते हैं कि खा लो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है। ये तीनों कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि सर आज आपको क्या हो गया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम तीनों इस कॉलेज की शान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब मंगवाए हैं। अरे ज़ाओमी चुप क्यों बैठी हो, जितना चाहो उठाकर खा लो। इस पर ज़ाओमी जल्दी से एक पैकेट फाड़ कर खाने लगती है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि खाने के अलावा तुम तीनों ने इस कॉलेज में किया ही क्या है। और ये सुनकर ज़ाओमी मुंह में डाला हुआ स्नैक निकालकर नीचे रख देती है। लेकिन फेंग्यून का मतलब समझ आती है और पूछती है कि क्या कोई इवेंट होने वाला है। हाँ, पास के एक स्टेट में एक MMA इवेंट होने वाला है, उसमें तुम तीनों को पार्टिसिपेट करना है। मिया कहते हैं कि यहाँ भी तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। नहीं, तुम्हें उस इवेंट में जरूर जाना होगा, क्योंकि उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने प्रॉमिस किया है कि वे हमारे कॉलेज को फंड देंगे। इतना ही नहीं, उस इवेंट में तुम तीनों को देखकर कई सारे नए बच्चे भी यहाँ आने की सोचेंगे और ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया भी हो जाएगा। तुम लोग इसको अपनी वैकेशन ही समझो, तुम्हारे लिए स्पॉन्सर्स भी मैंने ढूंढ लिए हैं। और ये सुनकर तीनों मान जाती है। अब अगले सीन में वे इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फेंग्यू कहती है कि मिंगटैन को भी तो हमारे साथ चलना होगा, वही हमारा कोच होगा। बइनो कहते हैं कि मैं भी आऊंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। ज़ाओमी कहती है कि इसमें सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं, अगर तुम्हारा चाहो तो अपना खर्चा तुम्हें खुद ही करना होगा। अब इस पर बइनो बहुत ही उदास हो जाता है कि हाँ, मुझे नहीं लेके जा रहे। अब मिंगटैन कहते हैं कि मैं आपका कोच कैसे हो सकता हूँ, मुझ में तो इतनी काबिलियत भी नहीं है। तब तीनों से बताती है कि तुम दूसरों के फाइट मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करते हो, इसीलिए हम तुमको अपने साथ लेके जाना चाहती हैं। तुम टेंशन मत लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तब फेंग्यू को उसके दादाजी कॉल करते हैं और तुरंत आने को कहते हैं। वो जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। फेंग्यू अपनी कंपनी में पहुंचती है तो वहां दादाजी के साथ उनके फ्रेंड का बेटा शेबी होता है। अब दादाजी दोनों को अकेला छोड़कर किसी काम का बहाना करके चले जाते हैं। शेबी कहता है कि तुम्हारे दादाजी चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करें, क्या कल रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। अब इससे पहले वो अपना मुंह बंद करता फेंग्यू कह देती है कि मैं तो कल बिजी हूँ। तो फिर क्या तुम नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस तरह वो हर बात पर टाइम नहीं है ये कहती रहती है। तब शेबी कहता है कि लगता है तुम मुझको इग्नोर कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला कि तुम ऐसा कर रही हो तो वो बहुत ही परेशान होंगे। क्या मैं उन्हें बताकर परेशान करूं? फेंग्यू पूछती है कि क्या तुम मुझको धमकी दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर तुम्हारे दादाजी को दुख होगा। इस पर फेंग्यू कहती है कि तुम मुझे डिनर पे ले जाना चाहते हो ना, है ना? तो ठीक है, मैं चलूंगी, पर मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ का शेफ फ्रेंच हो लेकिन वो चाइनीज फूड बनाता हो। और अगर तुम्हें ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए तो मुझको बता देना, मैं चले जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए गुड बाय, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर फेंग्यू उसको भेज देती है। अब अगले दिन कॉलेज के बाद फेंग्यू को शेबी का कॉल आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। ज़ाओमी कहती है कि तुम्हें इतनी नफरत किससे है, तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करती। फेंग्यू कहती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है यार। अब ज़ाओमी जिद पकड़ लेती है कि फिर तो तुमको मुझको जरूर बताना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। उसी वक्त शेबी कॉलेज के बाहर फेंग्यू का इंतजार कर रहा होता है। तब मिंगटैन बाहर आता है। शेबी को देखकर उसे उस दिन की याद आती है जब रेस्टोरेंट में वो फोन पर किसी को बता रहा था कि पापा की जिद की वजह से ही मैं फेंग्यू से बातचीत कर रहा हूँ, वरना ऐसी पागल लड़की से कौन बात करेगा। ये सब सोचकर मिंगटैन फेंग्यू को कॉल करने जाता है। तब शेबी उसको बुलाकर कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझको जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या तुम फेंग्यू को जानते हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ही फेमस बॉक्सर भी है। नहीं, मैं उनको नहीं जानता, यह कहकर मिंगटैन वहां से जाने लगता है। तब शेबी कहता है कि न जाने ये कैसा कॉलेज है और लड़कियों को फाइटिंग सीखने की क्या जरूरत है, और इस तरह वो अनाप शनाप बकरा होता है। तभी मिंगटैन लौट आता है और कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स को सिर्फ फाइट समझते हो, इसलिए तुम्हें उसकी खूबसूरती समझ में नहीं आती। अब शेबी गुस्से में मिंगटैन को कुछ कहने ही वाला होता है कि फेंग्यू और ज़ाओमी भी वहां जाती है। अब शेबी मिंगटैन को छोड़कर फेंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। फेंग्यू कहते हैं कि मैंने तो तुमसे वेट करने को नहीं कहा था। ओह कोई बात नहीं, तुमने वेट करने को नहीं कहा था, लेकिन क्या तुम भूल गए कि फ्रेंच शेफ जो चाइनीज बनाता है
हाँ, मैंने ऐसा शेफ रेडी कर लिया है। मैंने फ्रांस के एक बेहतरीन शेफ को बुलाया है और उसे चाइनीज बनाना भी सिखा दिया। ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही मेन्यू कार्ड रेडी भी कर दिया है। अब जाओमी चौंक कर कहती है कि यार तुम किस देश के राजा हो जो इतना कुछ कर सकते हो? फेंग्यू के लिए तुम इतना खर्च करने को भी तैयार हो? वाह। अब वो फेंग्यू को कहती है कि तब तो तुम्हें इसके साथ जरूर जाना होगा। इस पर फेंग्यू जाओमी को घूरती है। यार मुझे क्यों घूर रही हो? तुमने खुद उससे वादा किया था कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी, तो अब जाओ ना। और ये कहकर वो फेंग्यू को जबरदस्ती शेबी की कार में बिठा देती है। फिर वो मिंगटैन से पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? वो मना कर देता है। अब शेबे पूछता है कि क्या आप इसको जानती हैं? जाओमी कहती है कि बहुत ही अच्छी तरह जानती हूँ, यह हमारा जूनियर तो है। और शेबी फिर मिंगटैन को घूरता हुआ कार लेकर चला जाता है। फेंग्यू को जाते हुए देखकर मिंगटैन बड़ा ही उदास होता है और वहां से चला जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में फेंग्यू के साथ जाओमी भी आई होती है। ऊपर से उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होता है और कहती है कि सबको जितना खाना है खा लो यार, आज मौज करो, आज हमारे बिल शेबी ही भरेगा, इसलिए शर्मा मत, अपना ये रेस्टोरेंट समझकर खूब खाओ। अब ये सब देखकर शेबी जरा डगमगा जाता है कि ये हो क्या रहा है। जाओमी कहती है कि ये सब फेंग्यू के फ्रेंड्स हैं, उन्हें बुलाकर मैंने गलती तो नहीं की ना है? अब शेबी बनावटी मुस्कान के लिए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, क्योंकि फेंग्यू की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब यहाँ मिंगटैन अपनी पार्ट टाइम जॉब में होता है और फेंग्यू के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में मिया अपने क्लब के सारे स्टूडेंट्स को लेकर उसी रेस्टोरेंट में चले जाती है जहाँ शेबी फेंग्यू और जाओमी को लेके आया है। वो कहती है कि सुनो स्टूडेंट्स, आज तुम लोग कोई भी कॉस्टली डिश जितनी मर्जी जो चाहो खा लो, सारा फ्री में, सबका बिल हमारे शेबी भैया ही भरेंगे। अब तो शेबी की समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है यार, मैं फंस गया। जैसे ये काफी नहीं था, अपना बयूनो भी अपने एरिया के सारे लड़कों को वहां पे लेके आता है और वे सब कहते हैं थैंक यू शेबी भैया, थैंक यू आपकी मेहरबानी के लिए, और ये कहकर तरह तरह का खाना ऑर्डर करने लगते हैं। अब शेबी एकदम इरिटेट होने लगता है, लेकिन जाओमी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो और भी कुछ लोगों को फोन करके कहती है कि अरे कहाँ हो, अरे इधर आ जाओ, यहाँ पर मस्त खाना फ्री में मिल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। अब शेबी को लगता है कि आज उसकी लाखों की जायदाद मिटने वाली है। अब पेट भर मुफ्त का खाना खाकर जाओमी बहुत ही खुश होती है। तब फेंग्यू कहती है मुझे मिंगटैन के लिए बुरा लग रहा है यार, वो जरूर मुझसे गुस्सा होगा। जाओमी कहती है कि वो गुस्सा क्यों होने लगा, और नहीं तो क्या, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो जाओमी, तुम। अरे अब मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुमने तो अपने रोमियो से वादा किया था कि उसके साथ डिनर पे जाओगी। हाँ, लेकिन तुमने मुझको जबरदस्ती उसकी कार में बिठा दिया था, और इस तरह इनकी लड़ाई चल रही होती है। और तब फेंग्यू बताती है कि एक दिन रेस्टोरेंट में मिंगटैन ने मेरे खातिर जानबूझकर शेबी के ऊपर वाइन गिरा दी थी और उसकी वजह से मिंगटैन को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। अरे तो ये तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये बहुत पहले हुआ था, इसलिए नहीं बताया। अगर वो तुम्हारे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार हो गया था तो तभी तुमको समझ जाना चाहिए था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। अब फेंग्यू कहती है कि यार अब मैं क्या करूँ, कोई आइडिया तो दे दे। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मिंगटैन तुम पर गुस्सा है इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। वो जानता है कि तुम शेबी को पसंद नहीं करती। अब तुम उसी के साथ रेस्टोरेंट चली गई तो वो तुम पर जरूर गुस्सा होगा, लेकिन हम कल उसे इस बात के लिए टेस्ट करेंगे। पर मुझे लगता है कि गुस्सा होने के साथ साथ वो कल तुम्हें अपना लव प्रपोज भी कर देगा। अब यहाँ मिंगटैन सोच रहा होता है कि शेबी बहुत ही बुरा लड़का है, मुझे ये बात फेंग्यू को बता देनी चाहिए। अगले दिन कॉलेज में फेंग्यू प्रैक्टिस कर रही होती है। मिंगटैन वहां आता है और फेंग्यू से कुछ कहने जाता है। फेंग्यू भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन मिंगटैन चुपचाप वार्म अप करने लगता है। फेंग्यू फिर प्रैक्टिस में लग जाती है। इतने में जाओमी आकर मिंगटैन से कहती है कि कल तुम भी रेस्टोरेंट आए होते तो कितना अच्छा होता, वहाँ खाना बहुत ही टेस्टी था। फिर वो फेंग्यू से कहती है कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो शेबी सच में तुमसे प्यार करता है कि नहीं। इस तरह फेंग्यू से पूछने के बहाने वो मिंगटैन को चिढ़ाकर चले जाती है। मिंगटैन अब भी चुप ही रहता है और फेंग्यू उम्मीद होकर वहां से जाने लगती है। एक मिनट रुकिए। मिंगटैन की आवाज को सुनकर फेंग्यू रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। फेंग्यू पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब मिंगटैन कहता है कि क्या आपको शेबी पसंद है? फेंग्यू जरा सोचकर कहती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो मुझको पसंद है, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। ये सुनकर मिंगटैन कहता है कि किसी भी हालत में आप उस पर भरोसा मत करना, वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपको दिल से नहीं चाहता। आपको ऐसा कोई और जरूर मिल जाएगा जो आपको सच्चे दिल से चाहता है और आपका ख्याल भी रखेगा, और सच में आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। इसीलिए आप जल्दी से कोई फैसला मत लीजिए। अब फेंग्यू पूछती है कि क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो? लेकिन अब फिर से मिंगटैन चुप हो जाता है। अब फेंग्यू डायरेक्टली पूछ लेती है कि मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ क्या तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो? मिंगटैन हाँ कहने जाता है, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है कि एक दिन फेंग्यू मिंगटैन के घर पर अपनी बोतल भूल आई थी और वो उसको लौटाने गया था। तो फेंग्यू ने जाओमी से कहा था कि मिंगटैन कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और अब ये सोचकर वो कहता है कि आपके सवाल का जवाब मैं नहीं जानता।
हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि शैबी वो इंसान नहीं है। आपको उस इंसान का इंतजार करना चाहिए जो आपके दिल को सच्चे से प्यार करे। आपको अपने लवर का इंतजार करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। फेंग्यू सोचती है कि लो, इस बार भी अपना मुंह नहीं खोला इसने, बताओ यार। अगले सीन में जाओमी फेंग्यू को डांटती है कि अगर वो कुछ नहीं कह पाया तो तुम्हारे मुंह में क्या चने चब रहे थे? तुमने क्यों नहीं कहा कि मिंगटैन तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ? और तभी मिंगटैन को वहां से जाते हुए देखकर जाओमी उसको बुलाती है। फेंग्यू उसको वार्न करती है, देख ले उसको कुछ मत बोलियो, कुछ मत बोलियो। हाँ ओके, नहीं बोलूंगी। तो मिंगटैन आता है। जाओमी कहती है कि इस कॉलेज में सिर्फ 2 लड़के पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे लड़कों के बारे में एक डाउट पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली दूसरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है, उसे अपने जूनियर से प्यार है और लगता है जूनियर को भी मेरी फ्रेंड से प्यार है। तब मेरी फ्रेंड का दूसरा फ्रेंड जबरदस्ती उसे कॉलेज से लेके गया, लेकिन वो उतना अच्छा लड़का नहीं है। अब फेंग्यू अपनी आंखों से जाओमी को डांटती है कि इसके आगे मत बोल वरना मिंगटैन को पता चल जाएगा। लेकिन जाओमी रुकती नहीं और कहती है, तो अब तुम ही बताओ कि क्या उस जूनियर को मेरी फ्रेंड के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं? तब फेंग्यू जाओमी को पंच करती है और जाओमी धड़ करके नीचे गिर जाती है। और तब फेंग्यू कहती है कि इसने कल रात कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसीलिए इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और ये कहकर वो जाओमी को उठाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन यहाँ मिंगटैन को जाओमी की बात याद आती है तो उसे लगता है कि शायद वो जूनियर तो मैं ही हूँ। अब रात को फेंग्यू थीम पार्क की फोटोज में मिंगटैन को देख रही होती है। वो सोचती है कि अगर आज मैंने जाओमी को मारा नहीं होता तो शायद पता चल जाता कि मिंगटैन मुझसे प्यार करता है या नहीं। अब यहाँ मिंगटैन भी थीम पार्क की फोटोज को देखकर कहता है कि जूनियर को पॉजिटिव जरूर होना चाहिए। अब अगले दिन फेंग्यू के दादाजी उसको बताते हैं कि तुम्हें जरा जल्दी दुबई जाना होगा, यानी 15 तारीख को। लेकिन फेंग्यू कहती है कि मुझे कॉलेज से एक इवेंट में भेज रहे हैं, लेकिन दादाजी उसकी बात नहीं मानते। वहाँ मिंगटैन रेफरी से बात करता हुआ चल रहा होता है। वो पूछती है कि क्या तुम ये इवेंट में हमारी टीम के कोच बनकर जा रहे हो? मिंगटैन हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या आप मुझको कोई टिप्स देंगी? रेफरी बताती है कि टॉप फाइटर्स से ज्यादातर छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण ही हार जाते हैं, इसीलिए तुम्हारा काम होगा कि तुम अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स दोनों को नोट करो, उन्हें ठीक तरीके से एनालाइज करके तुम्हें हमारे फाइटर्स की मिस्टेक्स को करेक्ट करना होगा, और यही एक अच्छे कोच की पहचान होनी चाहिए। तब मिंगटैन फैसला करता है कि वो दूसरे कॉलेज के जियाओफेंग की फाइट्स को देखेगा, क्योंकि वो भी एक टॉप लेवल की फाइटर है। फिर वो जियाओफेंग के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करेगा। अब ये सोचकर वो सीधे उस कॉलेज में पहुंच जाता है और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ ये अगले पार्ट में देखेंगे। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है और एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।